वीडियो की स्टार्टिंग में हमें आयुन और जिलिन को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी आयुन जिलिन को किस करते हुए उसे बेड पे पुश कर देता है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाता है। जहां आयुन जिलिन को किस करते हुए उसकी नेक पर, उसके शोल्डर पे उसे ही किस और बाइट मार्क्स देने लगता है। फिर आयुन जिलिन को एक फोर्स किस करने लगता है जहाँ जिलिन सांस लेने के लिए आयुन को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर जो आयुन होता ना उसे फिर से फोर्स किस करने लगता है। इसके बाद जो हमारा आयुन होता ना वो अपने फेरोमोन को रिलीज़ कर देता है। जिलिन इतने सारे फेरोमोन्स को स्मेल करने के बाद वो भी अपनी हीट साइकिल में आने लगता है। जिलिन किस को ब्रेक करते हुए आयुन से पूछने लगता है, आयुन क्या तुम रट में हो? जहाँ आयुन कोई भी जवाब नहीं देता, वो बस जिलिन को घूरने लगता है और जिलिन आयुन का फेस दिखता है जो पूरी तरह से रेड हो चुका होता है। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है जिसे देखकर जिलिन समझ जाता है कि आयुन अपनी रट में है। आयुन जिलिन को घूरते हुए उसे फिर से फोर्स किस करने लगता है। जहाँ जिलिन होता है ना वो भी आयुन को किस बैक करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं जहाँ उनका किस बहुत ज़्यादा डीप और पैशनेटली होता है। फिर इसके बाद जो हमारा आयुन होता है ना वो जिलिन को किस करते हुए उसके नेक से होते हुए उसके चेस्ट तक जाता है जहाँ वो उसके निप्पल को सक और बाइट करने लगता है और उसे लिक करने लगता है। आयुन बेड से उठता है और अपने रोब्स को उतार देता है जहाँ जिलिन आयुन की मस्कुलर बॉडी को देखने लगता है और जो हमारा जिलिन होता है ना वो भी अपनी हीट साइकिल में आ जाता है। इसके बाद आयुन जिलिन के ऊपर आ जाता है और उसे डीप और पैशनेटली किस करने लगता है और फिर इसके बाद आयुन खुद को और जिलिन को एक करता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं और जो आयुन होता है ना वो जिलिन को बहुत ज़्यादा डीपली उसके साथ रोमांस करने लगता है जहाँ जिलिन को पेन के साथ साथ प्लेजर में महसूस होने लगता है और आयुन और जिलिन एक दूसरे के साथ काफ़ी बार इंटीमेट होते हैं और जो हमारा आयुन होता है ना वो तो जिलिन के साथ कई बार इंटीमेट होता है जहाँ जिलिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जिलिन आयुन को रोकते हुए उसे अपने से पुश करने लगता है, पर जो आयुन होता है ना वो जिलिन के हाथों को पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ पिन कर देता है और जिलिन के हेयर रिबन से ही उसके हाथों को बांध देता है और फिर से उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है जहाँ जिलिन इतनी बार इंटीमेट होने की वजह से पूरी तरह से थक चुका होता है और तभी के तभी बेहोश हो जाता है और जो आयुन होता है ना वो अपने प्लेजर में इतना ज़्यादा डूब जाता है कि वो जिलिन पे ध्यान नहीं देता और बस इंटीमेट होने लगता है जिलिन के साथ और कुछ देर उसके साथ इंटीमेट होने के बाद आयुन थक कर जिलिन के पास ही लेट जाता है जहाँ आयुन नॉर्मल होने के बाद जिलिन की तरफ देखता है तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जो जिलिन होता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता है। तो जिलिन के हाथ बंधे होते हैं, वो फ्रंट से पूरी तरह से नेकेड होता है जिसे देखने के बाद कोई भी कह सकता था कि उसके साथ रेप हुआ है। जो आयुन होता है ना पूरी तरह से डर जाता है जिलिन के लिए और वो जिलिन को होश में लाने की कोशिश करता है और जो आयुन होता है ना वो जिलिन के हाथों को खोलता है और जिलिन के गालों पे थपथपाने लगता है, उसका नाम लेता है जिलिन, जिलिन होश में हो जिलिन, पर जिलिन कोई जवाब नहीं देता जिसे देखने के बाद जो हमारा आयुन होता है ना उसकी आंखों से आंसू फिसलने लगते हैं और वो जिलिन के लिए रोने लगता है जहाँ जिलिन धीरे धीरे अपने होश में आने लगता है और जो आयुन होता है वो जिलिन की तरफ देखने लगता है, जिलिन क्या तुम ठीक हो? जो जिलिन होता है वो आयुन की तरफ देखकर उसके आंसुओं को वाइप करने लगता है। फिर जिलिन कहता है कि मैं ठीक हूँ आयुन, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। फिर आयुन कहता है कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है? जिलिन कहता है हाँ बहुत बुरी तरह। मैं तो जिलिन बस इतना ही कह पाता है और बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। आयुन जिलिन की बातों को सुनकर वो भी ब्लश करने लगता है। फिर आयुन जिलिन के लिए हॉट बाथ प्रिपेयर करने लगता है और जिलिन को उठाकर उसे बाथ में बिठाता है जहाँ आयुन जिलिन को अच्छे से क्लीन करने लगता है और जिलिन आयुन की कंपनी को एंजॉय करने लगता है और जहाँ आयुन होता है ना वो जिलिन को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर आयुन और जिलिन अच्छे से क्लीन हो चुके होते हैं और एक दूसरे के साथ बेड पर सो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पर जो हमारा आयुन होता है वो जिलिन के लिए टी लेकर आया होता है और जो हमारा जिलिन होता है वो आयुन को बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा होता है क्योंकि उसकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और जो हमारा आयुन होता है ना वो जिलिन को देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा आयुन जिलिन को बड़े ही प्यार से टी ऑफर कर रहा होता है, पर जो हमारा जिलिन होता है वो बातें लेते हुए एक जगह बैठ जाता है जहाँ पर जो हमारा आयुन होता है वो जिलिन के बालों को कॉम्ब करने लगता है और जिलिन के एक अच्छी सी हेयर स्टाइल कर देता है। जिलिन बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है, जो हमारा आयुन होता है जिलिन को देख के तारीफें करने लगता है जिससे हमारा जिलिन ब्लश करने लगता है। कुछ देर के बाद आयुन और जिलिन एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं जहाँ पे हमारा आयुन अपने हाथों से जिलिन को बड़े ही प्यार से खिला रहा होता है और हमारा जिलिन भी आयुन के हाथों से खाना खाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद जो हमारा आयुन और जिलिन एक दूसरे के बाहों में होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। कुछ देर एक दूसरे से बातें करने के बाद हमारा आयुन जिलिन से बोलता है, जिलिन अब हमें घर चलना चाहिए, घर वाले परेशान हो रहेंगे। इस बात को सुन के हमारा जिलिन फ़ौरन मान जाता है और आयुन और जिलिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के इनसे बाहर आ जाते हैं जहाँ हमारा आयुन इनसे बाहर आने के बाद हमारे जिलिन को
चीक पे किस कर लेता है, जिस बात से हमारा जिन्न शर्माने लगता है और अपने आसपास देखने लगता है, जिस बात से हमारा आयुन स्माइल करने लगता है और हंसने लगता है। ये देख के हमारा जो जिन्न अपना से गुस्सा आता है और वो आयन के चीक पे की जगह उसके लिप्स पे एक पैशनेटिक किस कर लेता है, जहाँ से जो कुछ लोग गुजर रहे होते हैं वो लोग आयुन और जिलिन को देख के बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे जमाना आ गया कि आजकल खुले में ही लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। ये बात कहते हुए वो लोग बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं, जहाँ हमारे जो जिलिन और आयुन होते हैं एक दूसरे को किस करने के बाद वो ब्लश करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें किस करते हुए देख लिया होता है और जो हमारा जिलिन होता है ना वो आयन को बाय करते हुए फ़ौरन चला जाता है और जो हमारा आयन होता है ना तो ब्लश करते हुए अपने घर जाने लगता है। कुछ देर के बाद फाइनली आयन अपने घर पहुंच जाता है, जहां घर पहुंचने के बाद जो हमारा चिंगी होता है वो आयन को देखकर वरीड होते हुए आयन से पूछता है, ब्रदर आप ठीक तो हो ना, आप रात को क्यों नहीं आए? जिस बात को सुन के जो हमारा आयन होता है ना वो परेशान होते हुए कहते हैं कि वो एक्चुअली बात ये है कि रात भर बारिश हो रही थी, जिस वजह से मैं वापस आ नहीं पाया और इसलिए मैं इनमें ही रुक गया था और मैं थक भी गया था। तो इस बात को सुन के जो हमारे जिंग ना वो गहरी सांस लेता है और कहता है कि अच्छी बात है। फिर जिंगी कहता है कि आपको पता है आप रात भर वापस नहीं आए थे, जिस वजह से हमारे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और अच्छा होगा आप अपने रूम में जाने से पहले ग्रैंडपा से मिल लेना। जिस बात को सुन के जो हमारा आयन उतना वो वरीड होता है, सोचता है कि ग्रैंडपा तो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करते थे और अब तो इस हरकत से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए होंगे, पता नहीं मैं उन्हें कैसे मनाऊंगा। ये सोचते हुए जो हमारा आयन होता है प्यार से स्माइल देते हुए जिलिन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडपा को मना लूँगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जैंग फेमन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और आयुन उनके सामने होता है। फिर जैंग फेमन आयुन से कहते हैं कि आयुन तुम सारी रात कहाँ थे, तुम्हें पता है घर वाले कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे। और ये सब कहते हुए जो हमारे जैंग फेमन होते हैं उसे डांटने लगते हैं और आखिरी में कहने लगते हैं, आयुन ये मत बोलो, ये लोटोस्कोप है, तुम्हारा घर नहीं कि तुम कहीं भी और कभी भी किसी को बिना बताए जा सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तरीके से रहना होगा। इतना सुनने के बाद जो हमारा आयुन होता है ना उनसे माफ़ी मांगते हुए जाने लगता है और तभी वहाँ पर जियांग चैन की एंट्री होती है और वो जियांग फेमन से बोलते हैं, फादर क्या बात है? फिर जियांग फेमन जो सारी बातें जियांग चैन को बताते हैं, क्योंकि जियांग चैन काम के सिलसिले में बाहर गया था। फिर जियांग चैन कहता है कि फादर पर आयुन मुझे बता के गया था। और यह बात सुन के जो हमारे जियांग फेमन होता है ना वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अगर वो तुम्हें बता के गया था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फिर जियांग चैन कहता है कि वो फादर एक्चुअली मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं आपको बता नहीं पाया। इतना सब सुनकर जियांग फेमन गुस्सा हो जाते हैं और जियांग चैन उनसे माफ़ी मांगने लगता है। फिर जियांग फेमन कहते हैं कि अब ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फिर जियांग चैन अपने कमरे में चला जाता है और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं आयुन को जो कि अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। आयुन कुछ देर शॉर्ट प्रैक्टिस करने के बाद एक जगह बैठ जाता है और तभी हमारा जिंगी आयुन के पास आता है और कहता है, ब्रदर क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो। इसके बाद हमारा आयुन कहता है, जिंगी मुझे ऐसा लगता है ग्रैंडपा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये बात सुन के जो हमारा जिंगी होता है कि ब्रदर आपको ऐसा क्यों लगता है? तभी हमारा आयुन कहता है कि तुमने देखा नहीं वो मुझे कैसे घूरते हैं और जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते। ये बात सुन के हमारा जिंगी कहता है कि ब्रदर आपको गलत फैमिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रैंडपा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आयुन कहता है कि पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर जिंगी कहता है कि आपको पता नहीं है, जब से आप यहाँ पर आए हो वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। आयुन कहता है कि पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और तभी जिंगी कहता है कि आपको नहीं पता, आपके आने से पहले ग्रैंडपा खुद को कमरे में लॉक रखते थे, किसी से मिलते भी नहीं थे, ना किसी से बातें करते थे, वो पूरा दिन बस अपने कमरे में ही बिताते थे। पर जब से आप यहाँ पर आए हो ग्रैंडपा ने हमसे बातें करना और हमारे साथ खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और आप देखते नहीं थे, जब भी आप खाना खाते थे तो ग्रैंडपा आपको कितने प्यार से देखते थे, पर शायद आपने नोटिस नहीं किया। ये बात सुन के जो हमारा आयुन होता ना वो सोचता है कि वो मुझे घूरते थे तो क्या वो मुझे प्यार से देखते थे? अलग ही तरीका है उनका प्यार जताने का। ये बात सुन के हमारा जिंगी हंसने लगता है और कहता है कि ब्रदर आपको तो ये भी नहीं पता होगा, जो हमारे ग्रैंडपा है ना वो मेरे फादर के नाम से आपके ओमेगा फादर को लेटर्स लिखते थे और जो भी खत हीलिंग में मेरे फादर ने भेजे हैं वो मेरे फादर नहीं एक्चुअली ग्रैंडपा फादर ने भेजे हैं। ये बात सुन के जो हमारा आयुन होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि नहीं मुझे बिलीव नहीं हो रहा। फिर हमारा जिंगी कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनके स्टडी टेबल के पास देखना, आपको वो लेटर वहीं मिल जाएंगे। ये बात सुन के जो हमारा आयुन होता है वो सोचता है कि ठीक है और फिर हमारा आयुन जाने लगता है अपने रूम में और उस लेटर को देखने लगता है जो लेटर उसे वेंचर ने दिया होता है जैंग फेमन को देने के लिए। और फिर हमारा आयुन सोचता है कि मैं इस लेटर के बहाने ही ग्रैंडपा के रूम में जा सकता हूँ। फिर आयुन जैंग फेमन के कमरे में पहुँचता है जहाँ पर वो पास ही की स्टडी टेबल पर देखता है और उसे सच में वो लेटर्स मिलते हैं, जिसे देखने के बाद जो हमारा आयुन होता है पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उन लेटर को रीड करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिंगी जो भी कह रहा था वो बातें सारी सच हैं। और तभी हमारे जैंग फेमन कमरे की तरफ आने लगते हैं, जिस आवाज़ को सुन के हमारा जो आयुन होता है वो जल्दी से लेटर्स को उसी की जगह पर रख देता है और दरवाजे के पीछे छुप जाता है। तभी हमारे जैंग फेमन अपने कमरे में आते हैं
जहाँ पर वो कुछ काम के कागज़ों को टेबल पर रखने लगते हैं और तभी उनकी नज़र विंग के लिखे हुए खत पे जाती है। इसे देखने के बाद हमारे जिंग फैमन के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो विंग के नाम को सराहने लगते हैं। और जो हमारा आयुन होता है ना, वो ये सारा नज़ारा दरवाजे के पीछे से चुप के देख रहा होता है। फिर जेंग फैमन उस खत को उसकी जगह पर रख देते हैं और सीलिंग की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ वो कुछ देर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और तभी हमारा आयुन मौका देखकर दरवाजे की दूसरी साइड खड़ा हो जाता है और खटखटाने लगता है, जिस आवाज़ को सुन के हमारे जेंग फैमन अपनी आंखें खोलते हैं और सीधे आयुन की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ आयुन मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा कि मैं अंदर आ सकता हूँ। जेंग फैमन अपना कोल्ड लुक बनाते हुए उसे नोट करते हैं। फिर आयुन उनके पास आता है, जहाँ जेंग फैमन आयुन से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे। फिर आयुन अपने कपड़ों में से एक लेटर निकालता है और जेंग फैमन को देते हुए कहते हैं कि ग्रैंडपा, ये लेटर मुझे वैन क्वीन आंटी ने आपको देने के लिए कहा था। जिस लेटर को लेते हुए जेंग फैमन नोट करते हैं। फिर जेंग फैमन उस लेटर को देखने लगते हैं और आयुन वहाँ से जाने लगता है। जेंग फैमन आयुन को रोकते हुए कहते हैं कि आयुन रुको। आयुन जैसे ही जेंग फैमन की आवाज़ सुनता है, वो वहीं के वहीं रुक जाता है और शॉक्ड होता है। अपने मन में सोचता है कि ग्रैंडपा को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनके स्टडी टेबल के साथ छेड़छाड़ की है। फिर आयुन अपने मन में कहता है कि नहीं, मुझे ऐसे जताना होगा जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। इतना सोचते ही आयुन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जेंग फैमन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या बात है ग्रैंडपा, आपने मुझे क्यों बुलाया। और यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, पर वो ऐसे जताता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर जेंग फैमन अपनी नज़रों को नीचे करते हुए आयुन से कहते हैं कि आज मैंने तुम्हें, वो हिचकिचाने लगते हैं और कहते हैं कि आज मैंने तुम्हें डांटा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और जो जेंग फैमन होते हैं ना, वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं और जो हमारा आयुन होता है ना, वो उन्हें देखता रहता है। फिर जेंग फैमन कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। फिर जो आयुन होता है ना, वो कहता है कि नहीं, कुछ नहीं ग्रैंडपा, क्या आप खाने खाने के बाद मेरे साथ सैर पे चलोगे। जेंग फैमन ये बात सुन के मना करने वाले थे, पर उतने में ही जो हमारा आयुन होता है वो कहता है कि मैं आपको तभी माफ़ करूंगा जब आप मेरे साथ खाना खाने के बाद सैर पे चलोगे। ये बात सुन के जो हमारे जेंग फैमन होते हैं ना, वो हाँ में इशारा करते हैं। इस बात को सुन के जो हमारा आयुन होता है उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो जेंग फैमन को टाइटली हक कर लेता है और कहता है थैंक यू ग्रैंडपा। और जो जेंग फैमन होते हैं ना, वो इस सडन एक्शन से पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं। इससे पहले जेंग फैमन भी आयुन को हक कर पाते, आयुन हक को ब्रेक करता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। और जो जेंग फैमन होते हैं ना, वो आयुन को जाते हुए देखने लगते हैं। फिर अचानक ही आयुन रुक जाता है और अपने ग्रैंडपा की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ग्रैंडपा, मैं आपका इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद हमारा आयुन एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए वहाँ से जाने लगता है और जो जेंग फैमन होते हैं ना, वो आयुन की मुस्कान को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पर सभी के सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। हमारा आयुन अपने ग्रैंडपा के पास बैठा होता है और उन्हें घूर रहा होता है, जिस वजह से हमारे जो जेंग फैमन होते हैं ना, थोड़े अनकम्फर्टेबल होते हैं। और तभी जो हमारा आयुन होता है ना, वो अपने ग्रैंडपा को सर्व करने लगता है, जिससे जो हमारा जेंग फैमन होते हैं मन ही मन में खुश होते हैं। और फिर इसके बाद वो भी आयुन को सर्व करने लगते हैं और जिंगी को भी सर्व करने लगते हैं। इस बात से हमारे नियो सिंह और जंक्षा पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं और मन ही मन में कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारा आयुन होता है ना, वो अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा, आपको पता है ना, खाना खाने के बाद हमें सैर पे जाना है। इस बात को सुन के हमारे जेंग फैमन नोट करते हैं और जो हमारा जंक्षा होता है ना, कहता है सैर, फादर आप सैर पे जाने वाले हैं। फिर ये बात सुन के जो हमारे जेंग फैमन होता है ना, वो उसे घूरते हुए कहते हैं क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। ये बात सुन के जो हमारा जंक्षा होता है ना, कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फादर, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। जेंग फैमन इस बात के लिए मना कर देते हैं और ये बात सुन के जो हमारा जिंगी होता है ना, वो हंसने लगता है और जो हमारा जंक्षा होता है ना, वो जिंगी को घूरने लगता है, जिससे जिंगी घबराने लगता है और अपने खाने पे ध्यान देने लगता है। और जो हमारे जेंग फैमन होते हैं ना, वो जंक्षा से कहते हैं जंक्षा, अगर तुम्हें जिंगी का घूरना हो गया है तो अपना खाना भी खा लो। ये बात सुन के जो हमारा जंक्षा होता है ना, वो घबराते हुए अपना खाना खाना शुरू कर देता है और जो हमारा नीर सिंह होता है ना, जंक्षा को देखकर हंसने लगता है। फिर जो हमारा जंक्षा होता है ना, वो नीर सिंह को घूरने लगता है और फिर क्या, हमारा नीर सिंह अपने कान पकड़ते से माफ़ी मांगता है। यहाँ पर जंक्षा नीर सिंह को तरफ देखकर डेविल स्माइल करने लगता है, जिससे नीर सिंह घबराते हुए अपना खाना खाना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं खाना खत्म हो जाने के बाद हमारा नीर सिंह डरते घबराते हुए फौरन अपने रूम की तरफ भागने लगता है और वो रूम में आ जाने के बाद एक गहरी सांस लेता और कहता है कि थैंक गॉड मैं बच गया। इतना कहते ही नीर सिंह जैसे ही पलटता है, वो देखता है अपने पीछे जंक्षा को, जो कि डोर को लॉक कर रहा होता है। और नीर सिंह जंक्षा को देखते हुए कहता है कि जंक्षा तुम यहाँ कैसे। जंक्षा डोर से दूर होते हुए नीर सिंह के पास आने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ कैसे, क्या ये मेरा रूम नहीं है। फिर नीर सिंह अपनी घबराहट को मुस्कान के पीछे छुपाते हुए कहता है कि नहीं
नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हारा भी रूम है। इतना सुनते ही जंक्शन न्यू सिंह के काफ़ी करीब आ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, क्या बात है न्यू सिंह, तुम काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए लग रही हो। इतना सुनने के बाद न्यू सिंह कहता है कि घबराया हुआ? मैं क्यों घबराऊंगा, मुझे घबराने की क्या ज़रूरत है। इतना सुनने के बाद जो हमारा जंक्शन अपना डेविल स्माइल करने लगता है और न्यू सिंह को उसके कमर से पकड़ते हुए अपने काफ़ी करीब कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों की बॉडी एक दूसरे को टच हो रही होती है और उनके लिप्स भी एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। मतलब इन दोनों के जो लिप्स होते हैं एक दूसरे के लिप्स से थोड़े टकरा रहे होते हैं। तभी जंक्शन न्यू सिंह को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी न्यू सिंह जंक्शन को रोकते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर जंक्शन न्यू सिंह के एयर्स में कहता है कि मैं अपनी वाइफी को प्यार कर रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद हमारा जो न्यू सिंह होता है ब्लश करने लगता है और वह कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर जंक्शन न्यू सिंह के एयर्स को लिक करने लगता है और कहता है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। फिर न्यू सिंह खुद को कंट्रोल करते हुए और जंक्शन के रोप्स को टाइटली पकड़ते हुए घबराते हुए वॉइस में कहता है कि हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि बच्चों का रूम हमारे उनके पास ही है, वो हमारी आवाज़ें सुन लेंगे। जिसे सुनने के बाद जो हमारा जंक्शन होता है वो न्यू सिंह के एड्स को किस करते हुए कहता है कि बच्चे अभी वॉक पे गए हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा न्यू सिंह और भी बहाने बनाने लगता है, जिसे नज़रअंदाज करते हुए हमारा जंक्शन न्यू सिंह के लिप्स पे किस कर लेता है, उसे डीप और पैशनेटली किस करने लगता है और साथ ही साथ न्यू सिंह के रोप्स को रिमूव कर देता है। अब न्यू सिंह अपने इनर रोप्स में होता है, जिसे देखने के बाद हमारा जंक्शन न्यू सिंह को उसके बेड पे पुश कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसे फिर से डीप और पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे न्यू सिंह को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तभी जंक्शन जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि न्यू सिंह को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जंक्शन तुरंत ही न्यू सिंह से दूर हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। और जंक्शन जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि न्यू सिंह पूरी तरह से अराउज्ड हो चुका होता है, वो खुद भी अराउज्ड फील करने लगता है। और फिर इसके बाद हम कुछ ही देर में देखते हैं कि दोनों के दोनों नेकेड होते हैं, एक दूसरे के साथ फाइनली लव मेकिंग करने लगते हैं। फिर हमें आयुन और जिंगी और जेंग फेमन को दिखाया जाता है, जो कि तीनों एक साथ वॉक के लिए निकले होते हैं, जहां आयुन ने जेंग फेमन का हाथ काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ा होता है और वो अपनी मदर के बारे में काफ़ी सारी बातें जेंग फेमन को बता रहा होता है, जिस वजह से जो हमारे जेंग फेमन होते हैं उनके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जो कि आयुन को दिखाई दे रही थी और किसी को नहीं। और जो हमारा जिंगी होता है वो बोर होने लगता है और उबासियाँ लेने लगता है, क्योंकि वो बहुत देर से यहाँ पर वॉक कर रहे थे और काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, जिस वजह से जो हमारा जिंगी होता है वो थक चुका होता है। जिसे देखने के बाद जो हमारा आयुन होता है वो जिंगी से कहता है, जिंगी मुझे लगता है तुम्हें नींद आ रही है, अब तुम्हें अपने रूम में जाके सो जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा जिंगी आयुन को गुड नाइट कहता है और अपने ग्रैंडपा को और अपने रूम में चला जाता है। फिर इसके बाद हमारा आयुन अपने ग्रैंडपा का हाथ पकड़ते हुए उन्हें एक जगह बिठा देता है और खुद उनके पास बैठ जाता है, जहाँ वो एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर बस आयुन ही बोला जा रहा था और जो हमारा जैक पेमन होते हैं वो बड़े ही प्यार से उनकी सारी बातें सुनते हैं। कुछ देर ऐसी बातें करने के बाद वो दोनों स्टार को देखने लगते हैं, जहाँ कुछ देर के बाद सर्दी बढ़ने लगती है, जिस वजह से जो हमारा आयुन होता है वो अपने ग्रैंडपा का हाथ पकड़ता है और कहता है, ग्रैंडपा मुझे लगता है कि हमें अपने रूम में जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जैक पेमन नोट करते हैं और दोनों ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और ऐसे ही अब तो आयुन का ये डेली का रूटीन बन चुका होता है कि रात में अपने ग्रैंडपा के साथ वॉकिंग करना, उनसे बहुत सारी बातें करना। और इसी दौरान जो हमारा आयुन होता है वो अपनी मॉम को एक लेटर साइन करता है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है विंग को, जो कि उसी खत को रीड कर रहा होता है। रीड करने के बाद जो हमारा विंग होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि खत में ये लिखा होता है कि मॉम मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और आपको पता है जिनके मॉम हमारी वेडिंग के लिए मान चुकी हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि नेक्स्ट मीटिंग में वो आपसे वेडिंग के सिलसिले में कुछ बात करना चाहती हैं। इसलिए मॉम मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरे पास आ जाइए। जिस बात को सुन के जो हमारा विंग होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये सारी बातें विंग वैनिंग और वैन क्वीन को बताता है, जहाँ वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर विंग उन्हें अपने साथ चलने के लिए इन्वाइट करता है, पर वो दोनों मना कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर विंग लोटस को पहुँच चुका होता है, उसकी मुलाकात जंक्शन से होती है। जंक्शन विंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर उसे फ़ौरन ही न्यू सिंह के पास लेके जाता है, जहाँ न्यू सिंह विंग को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है, जिसको देखकर जो हमारा विंग होता है ना वो भी उसे हग बैक करता है और दोनों ही दोस्त एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। जहाँ बातों ही बातों में विंग न्यू सिंह से पूछता है, न्यू सिंह जिंगी और आयुन दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए। जिस बात को सुन के जो हमारा न्यू सिंह होता है वो कहता है कि वो एक्चुअली दोनों नाइट हंट पे गए हैं। फिर ये बात सुन के जो हमारा विंग होता है ना वो कहता है कि अच्छा किसके साथ गए हैं। फिर न्यू सिंह कहता है कि वो तुम्हारे फादर के साथ गए हैं। जिस बात को सुन के जो हमारा विंग होता ना वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर न्यू सिंह विंग के हाथों पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, फादर उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। जिस बात को सुन के जो हमारा विंग होता ना वो थोड़ा नोट करता है और फिर उसके बाद तभी उसे तुरंत ही आयुन की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ आयुन विंग को देखते ही मॉम करते हुए उसे टाइटली हक कर लेता है, जिसको देखकर जो हमारा विंग होता है उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लग जाती है और न्यू सिंह और जंक्शन भी दोनों ही देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। विंग भी आयुन को हक बैक करता है। कुछ देर हक करने के बाद वो दोनों हक को ब्रेक करते हैं। फिर विंग आयुन से पूछता है, आयुन
तुम तो नाइट हंट पे गए थे ना और इतनी जल्दी आ गए। जिस बात को सुन के जो हमारा आयन होता है ना वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पता था कि आप आने वाले हो, इसलिए मैंने ग्रैंडपा से कहा कि ग्रैंडपा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है तुम घर जा सकते हो, और इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से आ गया क्योंकि मुझे पता था कि आप आने वाले हो। सारी बातें सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और नियो सिंह और जंगशा भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि विंग हमें मानना ही पड़ेगा, आयन तुम्हारा ही बेटा है। ये बात सुन के जो हमारा विंग होता है ना वो कहता है कि ऑफकोर्स वो मेरा ही सन है। ये बात कहने के बाद जो हमारा विंग होता है ना वो आयन को देखकर टाइटली हक कर लेता है और आयन भी अपनी माँ को हक बैक करता है। आयन हक को ब्रेक करते हुए कहता है कि मदर मुझे आपको कुछ दिखाना है। जिस बात को सुन के जो हमारा विंग होता है ना मुस्कुराता है और वो कहता है कि अच्छा बताओ क्या दिखाना है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा आयन होता है ना वो विंग का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ कहीं लेके जाने लगता है और विंग को एक कमरा दिखाता है जो विंग को बहुत ज़्यादा जाना पहचाना लगता है। विंग आयन से कहता है आयन तुम मुझे यहाँ किसके रूम में लेकर आए। जिस बात को सुन के जो हमारा आयन होता है ना वो कहने ही वाला होता है कि ये ग्रैंड मदर का रूम है, पर उससे पहले उसे जैंग फेमन की आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुनने के बाद हमारा विंग थोड़ा घबरा जाता है और जो हमारा आयन होता है ना वो पहले विंग को एक इनविजिबल तालिस्मान देता है जिसे लगाने के बाद हमारा विंग इनविजिबल हो जाता है। और फिर इसके बाद अभी वहाँ पर जैंग फेमन की एंट्री होती है और वो आयन के पास आते हुए कहते हैं कि आयन अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। ये बात कहते हुए जैंग फेमन आयन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और उसके फोरहेड को चेक करने लगते हैं, जहाँ आयन अपने ग्रैंडपा की चिंता को साफ जाहिर देख सकता था और उसने मुस्कुराते हुए कहा ग्रैंडपा मैं ठीक हूँ। यह बात सुनने के बाद हमारे जैंग फेमन नोट करते हैं, जहाँ आयन जैंग फेमन से कहते हैं ग्रैंडपा आप इतनी जल्दी नाइट हंट से कैसे आ गए। ये बात सुनने के बाद जो हमारे जैंग फेमन होते हैं वो आयन को इग्नोर करने लगते हैं। आयन मुस्कुराते हुए और टीसिंग वॉइस में अपने ग्रैंडपा के क्लोज ही आते हुए कहता है ग्रैंडपा क्या आपको मेरी फिक्र हो रही थी। और ये बात कहने के बाद जो हमारा आयन होता है वो अपने ग्रैंडपा सामने से हक कर लेता है, जिस वजह से हमारे जैंग फेमन थोड़े हैरान होते हैं। और जो हमारा आयन होता है वो उनसे कहता है कि ग्रैंडपा मुझे पता है कि आपको मेरी फिक्र हो रही थी, आप इस वजह से नाइट हंट से वापस आ गए। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारे जैंग फेमन के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है ना थोड़े सॉफ्ट होते हैं और वो आयन के सर पे पैट करते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। जिस बात को सुन के जो हमारा आयन होता है ना वो अपने ग्रैंडपा की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल करता है, जिस वजह से जो हमारे जैंग फेमन होते हैं वो भी आयन को देख के स्माइल करते हैं। और जो हमारा विंग होता है जो इनविजिबल होता है वो तो पहले शॉक्ड होता है जिस तरह से आयन ने जैंग फेमन को हक करा था, पर वो सबसे ज़्यादा हैरान तब होता है जब जैंग फेमन आयन को हक बैक करते हैं, उसे देख के स्माइल करते हैं। इस बात से विंग को दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो हैप्पी फील करने लगता है। और जो हमारे जैंग फेमन होते हैं आयन से कहते हैं आयन आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें कमरे में जाके रेस्ट करना चाहिए। जिस बात को सुन के जो हमारा आयन होता है वो मना करता है और कहता है ग्रैंडपा मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये बात सुन के जो हमारे जैंग फेमन होते हैं वो एक प्यार सी स्माइल देते हैं और वो कहते हैं कि आयन तुम कुछ भी पूछ सकते हो। फिर जो हमारा आयन होता है ना वो अपने ग्रैंडपा को बेड पर बिठाता है और खुद उनके पास बैठ जाता है और कहता है ग्रैंडपा मैंने कुछ रूमर्स सुने हैं आपके बारे में और मदर के बारे में। जिस बात को सुन के जो हमारे जैंग फेमन होते हैं उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है थोड़ी फीकी पड़ जाती है और कहती है कि क्या सुना है तुमने आयन। फिर आयन कहता है कि मैं बाहर रूमर्स हैं कि आप मुझे और माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आप हमसे नफरत करते हो, इसलिए आपने हमें खुद से दूर कर दिया है। ये बात सुन के हमारा जो विंग है जो इनविजिबल होता है उसकी आंखों में आंसू जाते हैं और कहीं ना कहीं वो भी सवाल का जवाब सुनना चाहता था। और जो हमारे जैंग फेमन होते हैं वो आयन के चेहरे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि आयन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को खुद से दूर किया है। ये बात सुन के जो हमारा आयन होता है ना उसके चेहरे में उसके जो आंखों में भी नमी आ जाती है और वो नाम में इशारा करता है। फिर जैंग फेमन एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है कि चलो किसी को तो मुझ पे यकीन है। फिर आयन जैंग फेमन से कहता है ग्रैंडपा मुझे पता है कि आप माँ से नफरत नहीं करते थे, पर क्या वजह थी जिस वजह से आप माँ से दूर हो गए और माँ और आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी दूरियां कैसे आ गई। फिर जो जैंग फेमन होते हैं अपना फ्लैशबैक बताते हैं जहाँ पर हमें जैंग फेमन को दिखाया जाता है जिन्हें कोई फेक आंसी कह के बुला रहा होता है और ये कोई नहीं है, असली जैंग फेमन होते हैं जो हमारे जैंग चैन के फादर होते हैं। और जो हमारे विंग के फादर होते हैं उनका नाम वेकांजी होता है। यहाँ पर जो हमारा वेकांजी होता है वो एक सोल्जर होता है जो कि जैंग फेमन के लिए काम करता है और साथ ही साथ जैंग फेमन का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। जो हमारे जैंग फेमन होते हैं ना उन्हें किसी सिलसिले की वजह से गुसू के लिए रवाना होना पड़ता है जिनके साथ वेकांजी भी होता है। और जो जैंग फेमन होते हैं वो गुसू का रास्ता भटक जाते हैं एक छोटे से जंगल में और वो थक भी जाते हैं। जो हमारे वेकांजी होता है ना वो जैंग फेमन को रुकने के लिए कहता है और किसी से रास्ता पूछने के लिए जाने लगता है और तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो तालाब के किनारे बैठी होती है और अपनी ही दुनिया में खोई हुई होती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ इसका नाम चांसू सेरन है जो हमारी विंग की मदर है। और जो हमारे वेकांजी होती है
ये बिना किसी देरी के चांसू सरन के पास जाते हैं, जहाँ चांसू सरन अपनी जगह से उठती है और जैसे ही पलटती है अचानक से वे कांसी चांसू सरन के सामने आ जाते हैं, जिसे देख के जो हमारी चांसू सरन होती है वो डर जाती है, उसका पैर फिसलता है और वो पीछे की तरफ तालाब के ऊपर गिरने ही वाली होती है कि उतने में जो हमारे वेकांसी होते हैं वो चांसू सरन को कमर से पकड़ लेते हैं, जिस वजह से जो हमारी चांसू सरन होती है वो तालाब में गिरने से बच जाती है और वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने लगती है। तो अपने सामने वेकांसी को देखती है जो कि बिना एक्सप्रेशन लेस उसे देखे जा रहे थे, जिस वजह से जो हमारी चांसू सरन होती है उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और चांसू सरन को यहाँ पर वेकांसी से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और हमारे जो वेकांसी होते हैं वो चांसू सरन से दूर होते हैं, उससे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपको डराया हो तो। फिर चांसू सरन कहते हैं कि कोई बात नहीं, और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ कैसे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ कभी देखा नहीं। फिर जो हमारे वेकांसी होते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आप मुझे क्लाउड रिजल्ट का रास्ता बता सकती हैं। ये बात सुन के जो हमारी चांसू सरन होती है मुस्कुराती है और कहती है क्यों नहीं, आप मेरे साथ चल सकते हैं क्योंकि मैं भी क्लाउड रिजल्ट में ही रहती हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हैं। इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांसी होता है अपने साथी और जेंग फेमैन के साथ और हमारे चांसू सरन के साथ क्लाउड रिजल्ट पहुँचता है, जहाँ सभी को उनके कमरे मिल जाते हैं और आराम करने के लिए कहा जाता है। जहाँ पर जो हमारे वेकांसी होते हैं आराम करने की जगह तो शॉर्ट प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ से जो हमारी चांसू सरन होती है वो गुजर रही होती है और जो हमारी वेकांसी को देखने लगती है और कहती है कि स्मार्ट है और जेंटलमैन भी है और तलवारबाजी में भी काफ़ी अच्छा है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। जहाँ पर जो हमारी चांसू सरन होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है वेकांसी को देखते हुए। जैसे हमारे वेकांसी की शॉर्ट प्रैक्टिस खत्म होती है वो अपनी तलवार को लेके 1 मिनट में ही चांसू सरन के आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। तो चांसू सरन अपनी जगह से बाहर आती है और वेकांसी को इधर उधर देखने लगती हैं, जहाँ जो हमारे जो वेकांसी होते हैं ना चांसू सरन के पीछे आ जाते हैं। चांसू सरन से कहने लगते हैं तुम किसी को ढूंढ रही हो। फिर जो हमारी चांसू सरन होती है वो पीछे पलटती है और वेकांसी से कहती है कि नहीं किसी को नहीं ढूंढ रही हो। फिर इसके बाद जो हमारे वेकांसी होते हैं कहते हैं कि तुम मुझे छुप छुप के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सामने से भी आके मुझसे बात कर सकती हो। फिर जो हमारी जो चांसू सरन होती हैं वो कहती है कि मैं तुम्हें छुप छुप के क्यों देखूंगी। फिर इसके बाद जो हमारे वेकांसी होते हैं कि वो तो मुझे भी नहीं पता। फिर इसके बाद जो हमारी चांसू सरन होती ना वेकांसी की शॉर्ट की तरफ देखते हुए कहती है कि बस मैं तुम्हें शॉर्ट प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। फिर इसके बाद जो हमारे वेकांसी होती है कि खाली प्रैक्टिस करते हुए देखती हो, वही प्रैक्टिस भी करती हो। फिर इसके बाद जो हमारी चांसू सरन होती है वो कहती है कि तुम क्या मुझे कम समझती हो। इतना कहने के बाद जो हमारी चांसू सरन होती है वो अपनी शॉर्ट निकालती है और वेकांसी के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस करने लगती है, जहाँ वेकांसी अच्छी तरह चांसू सरन के हर एक वार को डॉज कर रहे होते हैं। इस वजह से जो हमारी चांसू सरन होती है उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका हर एक वार खाली जा रहा होता है। फिर इसके बाद जो हमारे वेकांसी होते हैं चांसू सरन की तरफ हमला करने लगते हैं, जिस वजह से जो हमारी चांसू सरन होती है अब वो डॉज कर रही होती है और मुकाबला पूरा बराबरी का होता है। जो हमारी चांसू सरन दिमाग का इस्तेमाल करती है और वेकांसी को हरा देती है, जिस वजह से जो हमारी वेकांसी होते हैं वो पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो तलवारबाजी में ना कुछ कमी आ गई, मतलब उनकी प्रैक्टिस में कमी आ गई और अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर इसके बाद जो हमारी चांसू सरन होती है वो मुस्कुराते हुए चली जाती है और वेकांसी को बुरा लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छा तलवारबाज है और वो एक लड़की से हार गया, जिस वजह से जो हमारी वेकांसी होता है ना उसको दिल पर थोड़ा धक्का लगता है और फिर इसके बाद वो और अच्छी तरह प्रैक्टिस करने लगता है। फिर अगले दिन जो हमारे वेकांसी होती है चांसू सरन को ढूंढने लगती है, जहाँ चांसू सरन उन्हें मिल जाती है और वो चांसू सरन को फाइट के लिए फिर से चैलेंज करते हैं, जहाँ चांसू सरन मुस्कुराते हुए वेकांसी को हाँ कर देती है और वो वेकांसी को कई बार हरा भी देती है, जिस वजह से जो हमारा वेकांसी होता है ना उसे बुरा लगने लगता है और वो अपनी नीज पे आके बैठ जाता है कि गुरुजी क्या आप मुझे तलवारबाजी सिखा सकते हो। ये देखकर जो हमारी चांसू सरन होती है उसे तो एक मौका मिल जाता है अपनी ड्रीम बॉय को पटाने का। तो जो हमारी चांसू सरन होती है वो हाँ कर देती है और वो फिर इसके बाद वेकांसी को अच्छी तरह से शॉट चलाना सिखाती है, जहाँ जो हमारा वेकांसी होता है ना वो चांसू सरन के शॉट चलाते हुए मूव को देखने लगता है और धीरे धीरे ना वो ना चांसू सरन के लिए कुछ फील करने लगता है। और जहाँ पे जो हमारी चांसू सरन होती है छुप छुप कर वेकांसी से मिलने आती थी और इसके साथ प्रैक्टिस करती थी। फिर एक दिन जो हमारी चांसू सरन होती है वो वेकांसी के हाथ में एक लंच बॉक्स देखती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर इसके बाद जो हमारी चांसू सरन होती है ना वो वेकांसी का लंच बॉक्स छीन लेती है और उसे खाने लगती है और कहती है कि वाह क्या ये तुमने बनाया है। फिर इसके बाद जो हमारा वेकांसी होता है नाम में इशारा करते हुए कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं बनाया। फिर इसके बाद जो हमारी चाचू सरन होती है वो बोलती है कि फिर ये तुम्हें किसने दिया। फिर इसके बाद जो हमारा वेकांसी होता है वो कहता है कि मुझे एक लड़की ने दिया। ये सुनने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है वो जितने मज़े से उस लंच बॉक्स को एंजॉय करते हुए खा रही होती है ना वो उसे उसी जगह रख देती है और कहती है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। कहीं ना कहीं जो हमारी चाचू सरन होती है ये बात कहते हुए उसे बुरा लग रहा होता है और जो हमारा वेकांसी होता है ये बात सुनने के बाद कहता है 1 मिनट सोचने के बाद कि नहीं मैं उसे पसंद नहीं करता। इतना कहने के बाद जो हमारा वेकांसी होता है अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, जिसे जानने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो
खुश होने लगती है। फिर इसके बाद जो हमारा वेकांशी ये कहता है कि अब रात हो चुकी है, अब तुम्हें जाना चाहिए। इतना सुनने के बाद जो हमारी चाचू सर होते हैं मुस्कुराते हुए जाने लगती है और तभी उसकी मुलाकात कुरैन से होती है, जो कि इसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। और जो हमारी यहाँ पर चाचू सर होते हैं ना, कुरैन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसकी वजह से जो हमारा कुरैन होता है ना, वो चाचू सर को पसंद करने लग जाता है। पर ये बात तो जो हमारी चाचू सर को पता नहीं होती। फिर इसके बाद जो हमारा कुरैन होता है ना, वो कहता है चाचू सर से कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर इसके बाद जो हमारी चाचू सर होती है वो कहती है कि वो मैं यहाँ पे सॉफ्ट प्रैक्टिस करने के लिए आई थी। ये बात कहने के बाद जो हमारा कुरैन होता है ना, वो चाचू सर का हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है, क्योंकि गेट बंद होने वाले होते हैं। और आपको तो पता है कि गाइस, अगर अंधेरा होता है और तभी क्लाउड रिजल्ट का गेट बंद हो जाता है तो अंदर आना मना होता है। इतना सोच के जो हमारा कुरैन होता है ना, वो चाचू सर का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। और जो हमारा जैंकमैन सॉरी वेकांशी होता है, वो जो कुरैन को चाचू सरन का हाथ पकड़ते हुए देख लेता है। और यहाँ पर जो हमारा वेकांशी होता है ना, चाचू सरन को कुरैन के साथ देखकर ना थोड़ा जेलस फील करने लगता है। फिर जो हमारी चाचू सरन होती है ना, वो अगले दिन किचन में जाकर खाना बनाने लगती है, जहाँ उसके हाथों में बहुत बार इंजरी भी आ जाती है, पर वो हार नहीं मानती और अच्छी सी एक डिश बना लेती है। और वो वेकांशी के लिए पैक करती है और लेके जाने लगती है, जहाँ पर जो हमारी चाचू सरन होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि अगर वेकांशी ने ये डिश खाई ना तो उसकी तारीफ़ें करेगा। और इतना सोचने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है ना, वो डिश वेकांशी के लिए लेके जाने लगती है, जहाँ पर जो हमारा वेकांशी होता है ना, गुस्से में ना शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि वो पहली बार कुरैन को चाचू सरन के साथ देख कर ना जेलस फील कर रहा होता है। जहाँ पर जो हमारी चाचू सरन होती है ना, वो लंच बॉक्स को साइड में रखती है और वेकांशी के पास जाते हुए कहते हैं कि वेकांशी तुम क्या कर रही हो। फिर जो हमारा वेकांशी होता है वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जवाब सुनने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है वो कहती है कि क्या बात है, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर इसके बाद जो हमारा वेकांशी होता है ना, शॉर्ट प्रैक्टिस करते हुए चाचू सरन के करीब ले आता है और कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। ये बात सुनने के बाद जो हमारा जो चाचू सरन होता है वो कहता है कि मतलब, तो हमारा वेकांशी कहता है कि क्या तुम कुरैन को पसंद करती हो। ये बात सुनने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है वो कहती है कि इसने अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछा। फिर इसके बाद जो हमारा वेकांशी इतना गुस्से से फिर से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम उसे पसंद करती हो। फिर जो हमारी चाचू सरन होती है वो कहती है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती, वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांशी होता है ना, वो थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें मिलना नहीं चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है वो कहती है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए। फिर जो हमारा वेकांशी होता है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो यहाँ पर हमें समझ आता है वेकांशी को चाचू सरन से पूरी तरह से प्यार हो चुका होता है, पर वो कह नहीं पाता। फिर जो हमारी चाचू सरन होती है ना, हिम्मत करते हुए कहती है कि पर मैं कह सकती हूँ। इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांशी होता है ना, चाचू सरन की तरफ देखने लगता है, जहाँ चाचू सरन वेकांशी के क्लोज आते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और इतना कहने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है ना, वेकांशी के लिप्स पे किस कर लेती है, जिस वजह से जो हमारा वेकांशी होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और जो हमारी चाचू सरन होती है अपने किस को ब्रेक करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम कह नहीं पाओगे, पर मैं अब और वेट नहीं कर सकती। और इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांशी होता है वो चाचू सरन को देखते हुए कहता है कि अब मैं भी वेट नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद जो हमारा वेकांशी होता है चाचू सरन को पीछे से करते हुए उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जिस वजह से जो हमारी चाचू सरन होती है अब वो शॉक होती है। और कुछ देर के बाद वो भी वेकांशी का साथ देने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत ही लंबे टाइम तक किस करने लगते हैं। और किस को ब्रेक करने के बाद दोनों ही शाय फील करने लगते हैं, जहाँ पर जो हमारी चाचू सरन होती है बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है और वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया। इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांशी होता है वो और ज़्यादा शाय फील करने लगता है, जहाँ पर चाचू सरन वेकांशी को अपने साथ बिठाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है, जहाँ पर वेकांशी को चाचू सरन के हाथों की इंजरी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद जो हमारा वेकांशी होता है चाचू सरन के हाथों को पकड़ लेता है और वह कहता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। इतना सुनने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है वो कहते हैं कि वो मैंने पहली बार खाना बनाया था ना, तो बस इसी वजह से हाथों में इंजरी आ गई। इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांशी होता है ना, वो चाचू सरन के हाथों को लेता है और उसे किस करने लगता है, जिस वजह से जो हमारी चाचू सरन ना बुरी तरह से शाय फील करने लगती है और वो कहती है कि तुम ऐसा मत करो। इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांशी होता है वो कहता है कि माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ था, तुम्हें आइंदा से मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों खाना अच्छा नहीं बना। इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांशी होता है ना कहता है कि नहीं, खाना अच्छा बना है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे खाना बनाने के चक्कर में अपने हाथों का सत्यानाश कर लो। इतना सुनने के बाद जो हमारी चाचू सरन वो पावटी फेस बनाने लगती है और वेकांशी के हाथों से खाना छीन लेती है और कहते हैं कि बस अकेले अकेले खा रही हो, मुझसे तो पूछ ही नहीं रही हो। इतना सुनने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है ना वो खाने की कोशिश करती है, पर जो हमारा वेकांशी होता है ना चाचू सरन के हाथों से खाना छीन लेता है। और जो हमारी चाचू सरन होती है ना वेकांशी के हाथों से टिफ़िन छीनती है और उसे चखने लगती है। और चखने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है वो कहते हैं कि वो थू, ये कितना गंदा बना है, तुम ये कैसे खा रही हो। इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांशी होता है क्योंकि तुमने मेरे लिए प्यार से बनाया। इतना सुनने के बाद जो हमारी चाचू सरन होती है वो थोड़ी खुश तो होती है, पर वो वेकांशी के हाथों से खाना छीन लेती है और फेंक देती है और कहती है कि ऐसा खाना तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार पड़ जाओ। इतना सुनने के
बाद जो हमारा वेकांसी होता है कि नहीं, मैं ऐसे बीमार नहीं पड़ सकता, क्योंकि तुमने ये खाना मेरे लिए बड़े प्यार से बनाया, तो मैं बीमार कैसे हो सकता हूँ। ये बात सुन के जो हमारी चाचा सर होते हैं ब्लश करने लगते हैं, क्योंकि जो हमारा वेकांसी होता है बातें करते हुए चाचा सरन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया होता है, और जिस वजह से जो हमारे वेकांसी और चाचा सरन के लिप्स एक दूसरे को टच करने लगते हैं। पर जो हमारी चाचा सरन होती है ना ब्लश करने लगती है, और वो वेकांसी को चैट से धक्का दे देती है, और जिस वजह से जो हमारा वेकांसी होता है ना नीचे गिर जाता है, और जो हमारी चाचा सरन होती है शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है, और जो हमारा वेकांसी होता है ना मुस्कुराने लगता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। और ऐसे ही वेकांसी और चाचा सरन की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद हमें जियांग फैमिन को दिखाया जाता है, जो कि कुल प्रमुख लैन से काफ़ी ज़्यादा मिलने की कोशिशें करता है, पर काफ़ी बार भी कोशिश करने के बाद भी उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है, जिसे देखकर जो हमारी चाचा सरन होती है ना कुरैन से बात करती है, और कुरैन चाचा सरन के लिए कुल प्रमुख से बात करता है, जहाँ कुल प्रमुख जियांग फैमिन से बात करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि जो हमारे कुल प्रमुख होते हैं ना वो कुरैन के बड़े भाई होते हैं, जो कि हमारे वांगजी के फादर होते हैं। और यहाँ जो हमारे कुल प्रमुख होते हैं जियांग फैमिन से मिलने के लिए मान जाते हैं, पर उनकी एक शर्त होती है, और शर्त ये होती है कि कुरैन को जल्द से जल्द शादी करनी होगी। इसके लिए जो हमारा कुरैन होता है ना वो मना कर देता है, कहता है कि ब्रदर मैं किसी को पसंद करता हूँ। इसे सुन के जो हमारे कुल प्रमुख होते हैं वो खुश हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम मुझे बता सकते हो कि वो लड़की कौन है। तो जो हमारे कुरैन होता है ना वो कहते हैं कि मैं चांसू सरन को पसंद करता हूँ, जिसे सुनने के बाद जो हमारे कुल प्रमुख होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि चांसू सरन बहुत ही ज़्यादा होशियार और शरारती लड़की होती है, और कुरैन उसे पसंद करता है। ये जान के जो हमारे कुल प्रमुख होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो मान जाते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारे कुरैन होते हैं वो खुशी खुशी अपने कमरे में चले जाते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारे जियांग फैमिन होते हैं ना वो कुल प्रमुख लैन से बातें करते हैं, जहाँ वो वैन रोहान के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिसे जानने के बाद जो कुल प्रमुख लैन होते हैं वो कहते हैं कि तो बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में मैं जल्द से जल्द विचार करूँगा। जिसे जानने के बाद जो हमारे जियांग फैमिन होते हैं थोड़ी चैन की सांस लेते हैं, और वो कहते हैं कि मैं भी जल्द से जल्द और भी कबीले के सरदारों को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे जानने के बाद जो हमारे कुल प्रमुख लैन होते हैं वो कहते हैं कि अभी रुक जाइए, कल हमारे यहाँ पर एक छोटी सी सेरेमनी है, मैं चाहता हूँ कि आप उस सेरेमनी को अटेंड करें। जिसे जानने के बाद जो हमारे जियांग फैमिन होते हैं वो मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देते हैं, और वहाँ पे रुकने का फैसला करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है चांसू सरन और लैन कुरैन के एंगेजमेंट को। उन दोनों की एंगेजमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, जहाँ पर जियांग फैमिन भी उस सेरेमनी को अटेंड कर रहे होते हैं, और जो हमारे वेकांसी होते हैं वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, और सेरेमनी को छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ पर जो हमारी जियांग फैमिन होते हैं ना वो वेकांसी को ऐसे जाते हुए देखकर थोड़ा शक करते हैं, मतलब उन्हें थोड़ा डाउट होता है, पर वो फिर भी इग्नोर करते हुए उस सेरेमनी को अटेंड करते हैं, लोगों से बात करते हैं। और जैसे सेरेमनी खत्म होती है हमारे जियांग फैमिन वेकांसी के साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है, जिसे देखकर जो हमारे जियांग फैमिन होते हैं वो वेकांसी से कहते हैं कांजी क्या बात है, तुम सैड लग रही हो। पर जो हमारे वेकांजी होता है वो कुछ भी नहीं बताता, और तभी वहाँ पर दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जो हमारे जियांग फैमिन होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि इतनी रात को कौन आ सकता है। तो हमारे जो वेकांजी होते हैं वो कहते हैं कि आप छुप जाइए, मैं देखता हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारे वेकांजी होते हैं वो दरवाजे को खोलते हैं, तो वो सामने देखते हैं कि सामने चांसू सरन होती है, जो कि पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई होती है। और जो हमारी चांसू सरन होती है वो कांसी को जैसे ही देखती है, मतलब वेकांसी को देखती है, उसकी आंखों में आंसू जाते हैं, और वो वेकांसी के गले लग जाती है। तो हमारा जो वेकांसी होता है ना वो खुद से दूर कर देता है, और कहता है कि आपको इतनी रात में यहाँ नहीं आना चाहिए था, अगर किसी को पता चल गया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस बात को सुन के जो हमारी चांसू सरन होती है ना उसका दिल टुकड़ों में टूट जाता है, और वो कहता है कि वेकांसी ये तुम क्या कह रही हो, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं कुरैन से शादी नहीं करना चाहती, और ये जो एंगेजमेंट हुई है ये मेरी मर्ज़ी के खिलाफ हुई है वेकांसी। और जो हमारा वेकांसी होता है ना वो चांसू सरन को खुद से दूर करते हुए कहता है कि ये सब तुम्हें एंगेजमेंट करने से पहले सोचना चाहिए था। फिर जो हमारे चांसू सरन होता है ना वो कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो, उन्होंने मुझे कहा कि बस हमें एक सेरेमनी अटेंड करनी है, इस वजह से उन्होंने मुझे अपने साथ लेके गई, और उन्होंने मुझसे अचानक ही अनाउंसमेंट कर दी, तो मैं क्या कर सकती थी, अगर मैं मना करती तो वहाँ पे सबकी बदनामी हो जाती। फिर जो हमारा वेकांसी होता है वो कहता है तुम बदनामी की पड़ी थी, और अब जो बदनामी होगी उसका क्या। फिर जो हमारी चाचू सरन होते हैं वो कहते हैं कि इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी एंगेजमेंट हुई है, हम लोग आज ही यहाँ से कहीं से मतलब हम आज ही यहाँ से कहीं भाग जाएंगे। पर जो हमारा वेकांसी होता है ना वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं भाग सकता, मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के यहाँ से नहीं भाग सकता, और मेरे ऐसे करने की वजह से दोनों क्लैन में दुश्मनी बन जाएगी। तो जो हमारी चाचू सरन होती है ना वो तो मानने को तैयार ही नहीं होती है, अपनी ज़िद पकड़ लेती है। पर जो हमारा वेकांसी होता है उसे साफ मना कर देता है, जिस वजह से जो हमारी चाचू सरन होती है ना बुरी तरह से रोने लगती है, और वो अपने हाथ से एक नाइफ निकालती है, और वो कहती है कि वेकांसी अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगी तो मैं खुद को मार लूँगी। जो हमारा वेकांसी होता है ना दिल पे पत्थर रखते हुए कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इतना कहने के बाद जो हमारा वेकांसी होता है जाने लगता है, और जो हमारे वेकांसी होता है जियांग फैमिन को इशारा करता है
और यहाँ पे जो हमारी चांसेस होती है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करती है और वो अपने नाइफ़ को उठाती है और अपने गर्दन पर रखती है और कहती है वेकांसी, अगर तुम ही नहीं रही मेरी लाइफ में तो मैं जी के क्या करूँगी। इतने कहने के बाद जो हमारी चांसेस होती है ना, वो अपने गले पे नाइफ़ रखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो आखिरी बार वेकांसी का नाम लेती है, जिसे सुन के जो हमारा वेकांसी होता पलटता है, जहाँ पर वो आखिरी बार वेकांसी का चेहरा देखती है और अपने आंखें बंद कर लेती है। और जैसे वो खुद को मारने वाली होती है उतने में जो हमारे जेंटलमैन होते हैं पीछे से आते हैं और चांसू सेरन के हाथ से नाइफ छीन लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे वेकांसी होता है ना, जैसे पलटता है ना, तो देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि चांसू सेरन बस उसे धमकी दे रही है ताकि उसके साथ भाग जाए, पर वो ऐसा नहीं करता। पर जब वो अपने सामने चांसू सेरन के गले पे मतलब नाइफ देखता था तो डर जाता है, पर तो शुक्र होता है पर जो जेंटलमैन उसे बचा लेता है। और ये देखकर जो हमारा वेकांसी होता है ना, वो चांसू सेरन के पास जाता है और उसे स्लैप मारता है और कहता है कि ये तुम क्या करी थी। पर जो हमारी चांसू सेरन होती है ना, वो स्लैप की जैसे रोने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे नफरत करते हो। इतना कहने के बाद जो हमारी चांसेस रोने लगती है, तो हमारा वेकांसी उतना उसे हक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। ये सुनने के बाद जो हमारी चांसेस होती है ना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहती है कि वेकांसी मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांसी होता है ना, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर जो हमारे जेंटलमैन होते हैं ना, वो फैसला लेते हैं और कहते हैं कि कांसी तुम जाओ। फिर जो हमारा वेकांसी होता है ना, वो कहता है कि पर आप जानते हैं ना कुलपूर्णिमा, अगर मैं यहाँ से गया तो दोनों क्लैन के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा एक तरह का। तो जो हमारा जो जेंटलमैन होता है ना, वो कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना। तो वेकांसी कहता है कि हाँ, खुद से भी ज़्यादा। फिर जो हमारा जेंटलमैन होता है ना, वो कहता है कि तुम अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम अभी के अभी चांसू सरन को यहाँ से लेके चले जाओ। इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांसी होता है ना, वो कुछ भी नहीं कहता और चांसू सरन को अपने साथ रात के अंधेरे में लेके भाग जाता है। और इस बात को 2 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर वेकांसी के पास जेंटलमैन का लेटर आता है, जिसे पढ़ने के बाद जो हमारा वेकांसी होता है ना, मुस्कुराता है और चांसू सेरन के साथ लोटस को पहुँचता है, जहाँ पर वेकांसी और चांसू सेरन और जो हमारे जेंटलमैन होते हैं दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने साथ अपने घर पर इन्वाइट करते हैं। और जो हमारी चांसू सेरन होती है जेंटलमैन से पूछने लगती है कि उसके जाने के बाद कुरैन का क्या हुआ था। फिर हमारे जेंटलमैन बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद कुरैन का मजाक बनने लग गया था, इसलिए कुरैन ने कसम खाई कि वो हमेशा कंवारा रहेगा और कभी भी शादी नहीं करेगा। जिसे सुनने के बाद जो हमारी चाचू सर होते हैं उसे बुरा लगता है कुरैन के लिए। और तभी वहाँ पर मैडम यू की एंट्री होती है, जिसे देखने के बाद हमारे जेंटलमैन खड़े होते हैं और कहते हैं कि अरे हाँ, मैं तुम्हें इनसे मिलाना भूल गया, ये मेरी वाइफ है, इनका नाम यू है। जिसे सुनने के बाद जो हमारा वेकांसी और जो चांसू सर उन्हें देखकर बो करने लगती है और जो हमारी मैडम यू होती है वो भी उन्हें बो करती है और कहते हैं कि आप सब लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हो गए। और इतना कहने के बाद सभी बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। और यहाँ से सीन कट होता है। फिर इसके बाद हमें जेंटलमैन और वेकांसी को साथ में दिखाया जाता है, ये दोनों की दोनों टी साथ में इंजॉय कर रहे होते हैं और उन दोनों की बातों ही बातों में एक दूसरे को बताते हैं कि उन दोनों की वाइफ प्रेग्नेंट है। जिस बात को सुन के जो दोनों दोस्त होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर हमें मैडम यू और चांसू सरन को दिखाया जाता है, दोनों का पेट बाहर आ चुका होता है और कभी भी डिलीवरी आने का समय आ सकता है। और जो हमारे वेकांसी होते हैं, जो हमारे जेंटलमैन होते हैं, दोनों मिलकर सभी कुलप्रमुखों के साथ मीटिंग रखते हैं और वैन रूहान के प्लान के बारे में सभी को बता देते हैं। जिस बात को सुनकर सारे के सारे कुल प्रमुख लोटोस्कोप में मीटिंग रखने का तय करते हैं। जिस बात को सुन के जो हमारे जेंटलमैन होते हैं, जो वेकांसी होते हैं, उन दोनों की मेहनत रंग लाती है। और जो हमारी चांसू सरन होती है ना, वो कहती है कि कांसी तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मुझे डर लगता है कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो हमारा जो वेकांसी होता है ना, वो कहता है कि चांसू सरन के पेट पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये सब मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ चांसू सरन, अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल को हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। जिस बात को सुन के जो हमारी चाचा सरन वेकांसी से सहमत होती है। फिर इसके बाद हमें जेंटलमैन और मैडम यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैडम यू जेंटलमैन से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जेंटलमैन। हमारा जो वेकांसी होता है ना, वो कहता है कि तुम्हें मत डरने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इतना कहने के बाद जो हमारे जेंटलमैन होते हैं, वो मैडम यू को करीब लाने लगते हैं और उसे किस करने लगते हैं। और उतने में ही वहाँ पर एक धम सी आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद पूरा लोटोस्कोप हिल जाता है। और वो कहता है कि जेंटलमैन कहता है कि ये कैसी आवाज़ है, सिपाहियों। और सिपाहियों को कह के उन्हें आदेश देते हैं कि बाहर देखो, बाहर क्या हो रहा है। इतना कहने के बाद जो हमारे जेंटलमैन होते हैं ना, वो मैडम यू को अपने साथ बाहर लेके जाने लगते हैं सुरक्षित जगह पर। और एक सिपाही आता है, कहता है कि कुल प्रमुख जियान, यहाँ पर सब कुछ सेफ नहीं है, कि अभी हमें यहाँ से जगह को खाली करना होगा। इसमें सुनने के बाद जो हमारे जेंटलमैन होते हैं ना, वो मैडम यू को लेकर बाहर निकलने लगते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे जेंटलमैन होते हैं, मैडम यू को एक सेफ जगह पर छोड़कर वापस जाने लगते हैं। और फिर इसके बाद वो वेकांसी और चांसू सरन को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि चांसू सरन के गर्दन पे एक वैन सिपाही ने तलवार रख रखी होती है। जो हमारे वेकांसी होते हैं बुरी तरह से पिटे होते हैं, जिसको देखकर
जिसे देख के हमारे जैंग फैमन होते हैं वो पहले चांसू सेरेन को बचाते हैं और अपने साथियों को आदेश देते हैं वैन सिपाही पे हमला करने के लिए, और वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद जो हमारी जो चांसू सेरेन होता है ना उसका ध्यान नहीं होता, और तभी उस पर एक तलवार आने वाली होती है, पर उतने में जो हमारे जैंग फैमन होते हैं वो चांसू सेरेन को सेव करने के चक्कर में वो तलवार उनके सीने के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी वहीं की वहीं डेथ हो जाती है। जिसे देखकर जो हमारे वेकांसी होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सारे वैन सिपाहियों पे हमला करते हैं और फिर इसके बाद सभी को हरा देते हैं। जहाँ पर कुछ दिनों के बाद जो हमारे वेकांसी होते हैं ना कुल प्रमुख घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि अभी युद्ध का माहौल छा चुका होता है। और जो हमारे वेकांसी होते हैं ना वो जियांग फैमन की याद में अपना नाम जियांग फैमन रख लेते हैं, और उसका बदला लेने के लिए जियांग फैमन एक मीटिंग रखता है जहाँ पे सारे के सारे कुल प्रमुख हाजिर होते हैं और सभी के साथ जियांग फैमन के साथ मिलकर वैन रुआन के खिलाफ एक जंग छिड़ देते हैं। जैसे ही वैन रुआन के खिलाफ वो जंग छिड़ते हैं वो थोड़ी देर हारने लगते हैं, पर तभी उनके साथ लैंसेट भी शामिल हो जाता है, उनके साथ वैन रुआन को हरा देता है, जहाँ पर एक अच्छी सी शांति छा जाती है। फिर इसके बाद जो हमारे कुल प्रमुख होते हैं उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक बेटा हुआ है, जिसे जानने के बाद जो हमारे कुल प्रमुख जियान होते हैं वो फ़ौरन जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं विंग को, जो कि बहुत ही प्यारा सा होता है। विंग को देख के हमारे जियांग फैमन विंग को हाथों में लेते हैं, जहाँ पर वो बिना एक्सप्रेशन लेस विंग को बस घूरते रहते हैं, और जो हमारा विंग होता है ना जैसे ही जियांग फैमन की गोद में आता है वो मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर जो हमारे जियांग फैमन होता है उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। और तभी जो हमारी चांसू सेरेन होता है ना उसकी नींद खुल जाती है, जो कि बेहोश होती है, और जैसे ही वो वेकांसी को देखती है और कहती है वेकांसी तुम आ गए, और जो हमारे वेकांसी होता है ना वो चांसू सेरेन के पास जाता है और उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है कि थैंक यू इतना प्यारा गिफ्ट मुझे देने के लिए। फिर हमारी चाचू सेरेन कहती है कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। इस बात को सुन के जो हमारे वेकांसी होते हैं वो स्माइल करने लगती है, जो हमारी चाचू सेरेन होती है वो वेकांसी को देखकर स्माइल करने लगती है। फिर इसके बाद हमारा वेकांसी विंग की तरफ देखते हुए कहता है इसका तुमने क्या नाम रखा है। फिर इसके बाद जो हमारी चाचू सेरेन होती है कहती है कि विंग। इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांसी होता है चाचू सेरेन की तरफ देखते हुए कहता है कि विंग अच्छा नाम है। इतना सुनने के बाद जो हमारी चांसू सेरेन वो स्माइल करने लगती है, और तभी हमारा विंग मतलब वेकांसी के हाथ में रोने लगता है, और चांसू सेरेन जैसे ही वेकांसी के हाथ में विंग को रोते हुए देखती है ना तो जो हमारे वेकांसी का एक्सप्रेशन होता है थोड़ा देखने लायक होता है, क्योंकि वो थोड़ा वॉरिड होने लगता है विंग के लिए। और फिर इसके बाद जो हमारी चांसू सेरेन होती है वो कहती है कि लाओ मुझे वो दो, और इतना सुनने के बाद जो हमारा वेकांसी होता है चांसू सेरेन के हाथ में विंग को रख देता है, और जो हमारी चांसू सेरेन होती है विंग को फिट कराने लगती है। फिर इसके बाद जो हमारा वेकांसी होता है ना वो बाहर जाने लगता है। फिर इसके बाद जो हमारी चाचू सेरेन होती है वो कहती है कि वो क्या तुम्हें अभी तक भी नहीं मिली। तो जो हमारा वेकांसी होता है ना वो कहता है कि नहीं वो मुझे अभी तक नहीं मिली, पर मैं उसे ढूंढ रहा था। कहने के बाद जो हमारा वेकांसी होता है ना वो जाने लगता है, और यहाँ पर जो हमारी चाचू सेरेन होती है मैडम यू के बारे में बातें करने लगती है, क्योंकि मैडम यू पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है, और जो हमारा वेकांसी होता है वो मैडम यू को ढूंढने लगता है, पर मैडम का कुछ भी आता पता नहीं चलता। और इसी दौरान जो हमारी चाचू सेरेन होती है उसकी हालत ख़राब होने लगती है, पर जो हमारा वेकांसी होता है मैडम यू को इतना ढूंढने में खो जाता है कि वो चाचू सेरेन पे ध्यान नहीं दे पाता। पर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हमारा विंग 5 साल का हो चुका होता है, जो हमारी चाचू सेरेन होती है उसका देहांत हो चुका होता है, जिस वजह से जो हमारे वेकांसी होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो हमेशा नशे की हालत में रहते हैं। और ऐसे एक रात जो हमारे वेकांसी होते हैं वो शराब के नशे में अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर विंग रोते रोते उनके पास जाता है और कहता है कि फादर फादर मुझे मम्मा के पास जाना है, फादर प्लीज़ मुझे मम्मा के पास जाना है। इतना कहने के बाद जो हमारा विंग होता है ना रोने लगता है। विंग के रोने के आवाज़ पूरे रूम में छा जाता है, जिस वजह से जो हमारे जैंग फैमन होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और वो विंग को चुप कराते हैं, पर विंग चुप नहीं होता है। तो हमारे जैंग फैमन होते हैं उसे गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से ख़त्म हुई है, तुम्हें पता है वो कैसे मरी है? तुम्हारी वजह से, क्योंकि अगर तुम पैदा नहीं होते तो आज वो शायद जिंदा होती। तुम्हारे पैदा होने के बाद ही वो बीमार रहने लगी थी, और मुझे अगर पता होता कि तुम्हारे पैदा होने के बाद वो बीमार रहेगी और मर जाएगी तो मैं तुम्हें कभी पैदा नहीं होने देता। और ये सारी बातें जो हमारे जैंग फैमन होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं और चिल्ला के बोलते हैं, जिस वजह से जो हमारा विंग होता है ना उसकी आंखों से और जोर से आंसू निकलने लगते हैं, पर वो अपनी आवाज़ को रोक लेता है और रोते रोते वहाँ से जाने लगता है। जो हमारे जैंग फैमन होते हैं उन्हें थोड़ी देर के बाद अपनी कही हुई बातों पर पछतावा नहीं लगता है और वो विंग को रोकने वाले होते हैं, पर वो किस मुँह से रोके, जिस वजह से जो हमारे जैंग फैमन होते हैं वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं और विंग को कुछ नहीं कह पाते। इसके बाद कुछ दिनों के बाद हमें ना जंक्शा के बारे में पता चलता है कि जंक्शा जिंदा है। इतना सुनने के बाद जो हमारे वेकांसी होते हैं जंक्शा को अपने साथ ले आते हैं, जहाँ पर जंक्शा की और विंग की दोस्ती हो जाती है। कैसी दोस्ती होती है हमने आगे के पार्ट में तो देखा हुआ है। और फिर हम जियांग फैमन के हाथ में एक मैरिज इनविटेशन देखते हैं जो कि गुस्सू की तरफ से आया होता है, जिस वजह से जो हमारे जियांग फैमन होते हैं वो जाने लगते हैं। पर जाने से पहले उन्हें पता चलता है कि जियांग चैन विंग से प्यार करता है, तो ये बात जैसे उन्हें पता चलती है वो विंग और जियांग चैन की मैरिज फिक्स करा देते हैं। और फिर इसके बाद वहाँ पर मैरिज को अटेंड करने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बात अजीब लगती है, क्योंकि उनकी खबरी ने उन्हें ये बताया होता है कि ये शादी जेबीजुन की हो रही होती है, पर यहाँ पर वांगजी की शादी हो रही थी, जिस वजह से जो हमारे
वे कांजी होते हैं, थोड़ा शक कर रहे होते हैं इस बात को, पर वो फिर भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और तभी वहाँ पर लैन कुरैन की एंट्री होती है, जहाँ पर सभी के सभी कुल प्रमुख लैन कुरैन को बधाई दे रहे होते हैं और जहाँ पर जो हमारे लैन कुरैन होते हैं वो सबको थैंक यू कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा नेफ्यू मिला है जो मेरी एक आवाज़ पर कुछ भी कर सकता है। जिस बात को सुन के जो वहाँ पे कुल प्रमुख होते हैं ना, वो लैन वांजी की तारीफ़ें करने लगते हैं। सभी के सभी कुल प्रमुख कुरैन को बधाइयाँ देने लगते हैं, जिसके साथ साथ जो हमारे जैंग पैमान होते हैं वो भी उसे बधाई देने लगता है। जो हमारा कुरैन होता है वो टॉन्ट मारते हुए कहता है कि पता है जैंग पैमान, मेरा बेटा एक टाउन में गया था जहाँ पर उसकी मुलाकात पता नहीं किसी अजीब से लड़के से हुई थी, जिसके बालों में रेड रिबन था और वो हमेशा ब्लैक कलर के क्लॉथ वेयर करता था, जो मेरे नेफ्यू पे बहुत ज़्यादा लाइन मारता था, पर मेरे नेफ्यू ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया था। और फिर इसके बाद जो मेरा नेफ्यू था उसने मुझे बताया आखिरी बार उसने उस ओमेगा को किसी और अल्फ़ा के साथ एक इन में जाते हुए देखा था। अब तुम जानते हो ना कि जेंटलमैन आजकल का ज़माना कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने ओमेगा सन पे ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जिस बात को सुन के जो हमारे जेंटलमैन होते हैं ना, वो गुस्सा हो जाते हैं, उनके हाथों की मिट्टी बन जाती है और वो कहते हैं कि लैन कुरैन आप कहना क्या चाहते हैं। फिर इसके बाद जो कुरैन होता है वो कहता है कि अरे वेकांजी, तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मुझे तुम अच्छी तरह समझाना पड़े, तुम इशारे तो अच्छी तरह समझते होगे, इतने तो आखिरकार समझदार हो ही तुम। यहाँ पर कुरैन का कहने का मतलब ये होता है कि तुम्हारा बेटा किसी और अल्फा के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। जिस बात को सुन के जो हमारे जैंग फेमैन होता है ना, उससे गुस्सा आ जाता है और जो आसपास के लोग होते हैं कुल प्रमुख भी इसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। जो हमारे जैंग फेमैन होते हैं गुस्से से कुरैन का नाम लेने लगते हैं, तो जो हमारा कुरैन होता है टोंट मारते हुए कहता है कि जैंग फेमैन, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो मेरे नेफ्यू ने देखा वो उसने मुझे बताया और मैंने तुम्हें बताया, और वैसे भी मेरा नेफ्यू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात सुनने के बाद जो हमारे जैंग फेमैन होता है उसका जो गुस्सा होता है ना, साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि कुरैन, कुछ कहने से पहले तुम्हें नहीं लगता कुछ सोचना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा इतना गया गुजरा है? तुम्हें पता भी है मेरा बेटा हर एक प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा अव्वल आता है, तलवारबाजी हो या तीरंदाजी हो, हर एक चीज़ में उसने अच्छे अच्छे अल्फाओं को हरा दिया है। खासकर तुम्हारा जो नेफ्यू ना वो भी कुछ खास नहीं है। मतलब जैंग फेमैन का कहने का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो नेफ्यू ना मेरे बेटे के आगे कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा कुरान होता ना, वो जैंग फेमैन की तरफ देखते हुए कहता है विल स्माइल के साथ, बात को बदलना तो कोई तुमसे सीखे जैंग फेमैन। जिस बात को सुन के जो हमारा जैंग फेमैन उसकी नज़र लांगबाजी पे चली जाती है और फिर इसके बाद जो कुरान जाने लगता है, तो तभी जो हमारा जैंग फेमैन होता है वो आसपास के कुल प्रमुख से बात करते हुए कहता है कि क्या आपको एक बात अजीब नहीं लगती? तो जो आसपास के कुल प्रमुख होते हैं वो जैंग फेमैन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि कैसी बात? तो तभी जो हमारे जैंग फेमैन होता है वो कहता है कि यही कि बड़े भाई की होती हुई छोटे भाई शादी कर रहा है और बड़ा भाई अपने छोटे भाई की शादी में गायब है। जिस बात को सुन के जो हमारा लैन कुरैन होता है वो चलते चलते रुक जाता है और जैंग फेमैन का नाम गुस्से से लेने लगता है, जहाँ पर जैंग फेमैन वहाँ पर रुकते नहीं और कहते हैं कि यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना था कि बड़े भाई की शादी थी पर छोटा भाई बड़े भाई की जगह शादी कर रहा है। ये बात कुछ अजीब नहीं है? जिस बात को सुन के आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं, जिसे देखकर जो हमारे कुल प्रमुख कुरैन होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इससे पहले कुल प्रमुख कुरैन जैंग फेमैन को कुछ कह पाता, जो जैंग फेमैन होता है अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। जो कुल प्रमुख कुरैन होता है वो जैंग फेमैन का नाम लेते ही रह जाता है और आसपास के लोगों को बातें बनाते हुए देखकर कुल प्रमुख कुरैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखा तुमने? सब लोग कहते हैं कि हाँ देखा, कैसे कुल प्रमुख जैंग फेमैन की ओमेगा सन का मजाक बना रहे थे पर खुद ही मजाक बन के रह गए। और कुछ लोग कहते हैं कि देखा नहीं, कुल प्रमुख कुरैन जैंग फेमैन की इज्जत उतार रहे थे पर जैंग फेमैन ने कुल प्रमुख की इज्जत ही उतार दी। और ये सारी बातें कहते हुए सभी लोग कुल प्रमुख का मजाक बनाने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर कुल प्रमुख जैंग फेमैन, जियांग चैन और विंग की वेडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी दौरान विंग उन्हें बताता है कि वो किसी और से प्यार करता है और उसके चाइल्ड से प्रेग्नेंट भी है। जिस बात को जानकर वो थोड़े निराश होते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि उस चाइल्ड का फादर और कोई नहीं लांगबाजी है, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें विंग के पीछे कुरैन नज़र आता है जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, जिसे देखकर जो हमारा जैंग फेमैन होता है उसे गुस्सा आने लगता है। उससे गुस्से में आकर वो विंग को एक स्लैप मार देते हैं। जो विंग होता है रोते हुए चला जाता है, जैसे कि हमने पहले के सीन में देखा होता है। तो जो हमारा जैंग फेमैन होता है वो सोचता है कि जो कुरैन है उसका जो नेफ्यू उसने जानबूझकर विंग को फंसाया होगा, उसको प्रेग्नेंट किया होगा और ये सब कुरैन ने अपने नेफ्यू से जानबूझ के करवाया होगा उसे बदला लेने के लिए, क्योंकि जो वेकांजी है ना वो चांसू सेरेन के साथ भाग गई थी, जिस वजह से जो कुरैन की बहुत ज़्यादा बुरी तरह बेइज्जती हो गई थी और उसने गवारा रहने की कसम खाई
खाई थी। तो जो यहाँ पर जैंग फैमन होता है वो ये सोचता है कि वो मुझसे बदला ले रहा है, शायद इस वजह से उसने विंग को फँसाया। तो ये जो हमारा जो जैंग फैमन होता है वो ये सोचता है कि अब कुछ भी करके विंग की शादी जैंग जंग से करानी पड़ेगी। तो ये सोच कर जो जैंग फैमन होते हैं विंग की शादी करा देते हैं ज़बरदस्ती। और ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं जहाँ पर विंग की डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है, पर उसकी लापरवाही की वजह से वो फ्लोर पे गिर जाता है, जिसे देखकर जो हमारे जैंग फैमन होते हैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और जल्दी से विंग के पास जाते हैं, जहाँ पर विंग बेहोश होने लगता है। और जो हमारे जैंग फैमन होते हैं वो विंग को उठाकर वैनचिन के पास जाते हैं, जहाँ पर वैनचिन उसे चेक करने के बाद जैंग फैमन से कहती है कि जैंग फैमन मुझे माफ़ कीजिएगा, पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में रहने की वजह से मुझे लगता है कि माँ और बच्चे में से मैं किसी एक को ही बचा पाऊँगी। जहाँ पर जो हमारा विंग होता है होश में आता है, फिर दोबारा बेहोश हो जाता है। फिर जो हमारे जैंग फैमन होता है वो कहते हैं कि तुम दोनों को बचाओ। तो जो हमारी वैनचिन होती है वो कहती है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो इसकी वजह से कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे जैंग फैमन होते हैं वो बिना सोचे समझे कहते हैं कि तुम कुछ भी करके दोनों को बचाओ। इतना सुनने के बाद जो हमारी वैनचिन होती है ना वो भी शॉक्ड हो जाती है और फिर इसके बाद वो मतलब होश में आती है और विंग का इलाज करना शुरू कर देती है। कुछ घंटों के बाद जो हमारी वैनचिन होती है एक प्यारे से बच्चे के साथ जैंग फैमन के सामने हाजिर होती है, जहाँ पर जैंग फैमन उस बच्चे को अपने गोद में लेते हैं, जहाँ पर वो आयुन को देखते हैं जो कि जैंग फैमन को देखकर विंग की तरह मुस्कुराने लगता है। और जो हमारे जैंग फैमन होते हैं बड़े ही प्यार से आयुन को लेकर गोद में झुलाने लगते हैं, जिसे देखकर जो हमारी वैनचिन होती है उसे भी यकीन नहीं होता कि वही जैंग फैमन है जो हमेशा गुस्से में कोल्ड लुक में रहता है, हर किसी को ऑर्डर देता रहता है। वो आज इतना ज़्यादा खुश लग रहा होता है। और तभी जो हमारी जो विंग होती है कुछ घंटे के बाद हमारे विंग की रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जो हमारा जैंगशा होता है वो पहले विंग के पास जाता है और विंग को उसका बेबी दिखाता है, जिसे देखकर जो हमारा विंग स्माइल करने लगता है। जो हमारे जैंग फैमन होते हैं ना विंग को छुप कर देखने लगते हैं और वहाँ से फ़ौरन चले जाते हैं। और जब भी जो हमारे जैंग फैमन होते हैं जब भी आयन को विंग के गोद में देखते थे, उनका मन करता था कि वो आयन को अपनी गोद में ले, पर वो नहीं ले पाते थे। और फिर उन्होंने एक दिन जैंगशा के हाथ में आयन को देखा था, जिसे देखकर उनका मन करता है कि वो आयन को अपनी गोद में ले ले। और ये देखकर जो हमारा जैंगशा होता है वो समझ जाता है और वो आयन को तुरंत ही जैंग फैमन की गोद में रख देता है, जहाँ पर जैंग फैमन के हाथ में आते ही आयन रोने लगता है, जिसे देखकर जो हमारा जैंग फैमन होता है ना पैनिक हो जाता है। और तभी जो हमारा जैंगशा होता है ना वो आयुन के हाथ में कैंडी देता है और कहता है कि आयुन अगर तुम इन बाबा के पास रहोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी कैंडी मिलेगी। जिसे सुनने के बाद जो हमारा आयुन होता है ना वो हंसने लगता है और कहता है कि ओके। और इतना कहने के बाद जो हमारा आयुन होता है ना चुपचाप जैंग फैमन की गोद में बैठकर कैंडी को खाने लगता है, जिसे देखकर जो हमारे जैंग फैमन होता है ना वो स्माइल करने लगते हैं और उन्हें विंग का बचपन याद आने लगता है। और ऐसे ही जो हमारे जैंग फैमन होते हैं ना वो हमेशा अपने हाथों में कैंडी रखना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसे देखकर जो हमारा आयुन होता है ना वो चुपकी चुपके चोरी चोरी से जैंग फैमन की गोद में चढ़ जाता था और बहुत सारी कैंडी खाता था। और फिर इसके बाद तो हमने आगे के सीन में देखा था कि कैसे हमारी जो विंग होता है उससे गलत फैमिली स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग होता है ना आयन को लेकर लोटोस्कोप से दूर जाने लगता है, जहाँ पर जो जैंग फैमन होता है विंग को जाते हुए देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो विंग को जाते हुए देखने लगते हैं। जहाँ पर अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर प्रेजेंट में भी जैंग फैमन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और तभी विंग जैंग फैमन से कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपको उसे रोकना चाहिए था। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा क्राइंग वॉइस थी और ये आवाज़ जैंग फैमन कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता था। तो जैंग फैमन जैसे ही पलटता है तो सामने विंग को देखता है, जो कि उसके सामने खड़ा होता है। और विंग को देख के जो हमारे जैंग फैमन होते हैं उनकी आंखों से और आंसू बहने लगते हैं, मतलब उनकी आंखों से टीयर्स रुकने का नाम ही नहीं लेते। और जो विंग होता है उनके पास रोते हुए कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपको मुझे रोकना चाहिए था। और ये बात कहते हुए जो हमारा विंग होता है उनका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं रोका, अगर आप मुझे रोकते तो मैं आपके पास रुकता, आपने मुझे क्यों नहीं रोका। और ये बात कहते हुए जो हमारा विंग होता है ना बुरे बच्चे मतलब बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। जो हमारे जैंग फैमन होता है ना वो तो विंग को देखकर रोते हुए देखकर पैनिक होने लगते हैं फिर से। तो जो हमारे जो जैंग फैमन होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और जो विंग होता है उनके जो सीने से लगकर रोने लगता है। पर तो मतलब तभी हमारा जो आयुन होता है वो कहता है कि ग्रैंडपा उन्हें हक करो, और ये सारी बातें कहते हुए जो हमारा आयुन होता है उन्हें इशारा करता है। तो जो हमारे जैंग फैमन होता है ना वो अपने टीयर्स को साफ करते हुए विंग को हक करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे। इतना कहने के बाद जो हमारा विंग होता है ना उसकी आंखें बड़ी जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जो हमारा जो विंग होता है ना वो कहता है कि आपने क्यों नहीं रोका मुझे, क्यों नहीं रोका आपने मुझे। तो जो हमारे जैंग फैमन होता है वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। और इतना कहते हुए जो हमारे जैंग फैमन होता है उससे काफ़ी बार माफ़ी मांगते हैं। जो हमारा आयुन होता है वो उन्हें दोनों को गले लगते हुए देखकर मुस्कुराते हुए जाने लगता है। और तभी जो हमारे जियांग चैन होते हैं, जो हमारे न्यूसेंग होते हैं, वो भी इन सबको देखते हैं। जो हमारा जिंगी होता है वो भी देखता है, तो उनकी आंखों में भी आंसू हो जाते हैं, मतलब इमोशनली ड्रामा होता है, सबकी आंखों में आंसू जाते हैं, सब अपने आंसू को वाइप करते हैं और सबके सब कुछ देर के बाद डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, जहाँ पर जो हमारा जैंग फैमन होता है ना वो
विंग को अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है, जिसे देखकर जो हमारा विंग होता है ना उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं। और जो हमारे जेंगफेमन होते हैं वो आयुन को खिलाते हैं, जिंगी को भी खिलाते हैं। और जो जेंगचन होता है ना वो कहता है कि फादर आप बस इन तीनों को ही खिला रहे हैं, आप हमें भी तो खिलाओ ना। तो जो हमारे जेंगफेमन होता है ना वो उसे घूरने लगते हैं। तो जो हमारा जेंगचन होता है ना वो चुपचाप हो जाता है। और तभी हमारा नियोसेंग अपने हाथों से जंगशा को खाना खिलाने लगता है, जिसे देख कर जो हमारा जेंगचा होता है ना उसकी अपनी खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा विंग, आयुन और जिंगी और जो हमारे जेंगफेमन होते हैं ये चारों मिलकर बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं, जैसे तालाब में खेलना, फिशेस पकड़ना और लोटस सूप पीना। खासकर जो जेंगफेमन होता है ना वो खुद विंग को अपने हाथों से लोटस सूप बना कर देते थे, जिस वजह से जो हमारा विंग होता है ना, जो भी उसके मन में जो भी गिला शिकवे होता है अपने फादर के लिए सारे दूर हो जाते हैं और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी दौरान जो हमारा विंग होता है ना वो जिल्लिन और आयुन के बारे में अपने फादर को बता देता है और जो हमारे जेंगफेमन होते हैं वो भी आयुन के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जिल्लिन को दिखाया जाता है जो कि आयुन का इंतज़ार कर रहा होता है इनके बाहर। और सामने से जो हमारा आयुन होता है ना जिल्लिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और आते ही आयुन जिल्लिन को हक कर लेता है। जो हमारा जिल्लिन होता है वो भी रिटर्न में आयुन को हक करने लगता है और सामने से विंग आता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सब शादी की बात करना चाहिए। तो हमारे जो जिल्लिन और आयुन होता है ना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और शाय फील करने लगते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में जिल्लिन की मदर को दिखाया जाता है जो कि हमारे विंग को इंट्रोडक्शन देने लगती है और जो हमारा विंग होता है ना वो भी उसे इंट्रोडक्शन देने लगता है और विंग अपने साथ साथ जंगशा का भी इंट्रोडक्शन देने लगता है, क्योंकि हमारा जंगशा भी विंग के साथ आया होता है। कुछ देर के बाद जो हमारी मैडम जिन होती है और जो हमारा विंग होता है दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ जंगशा बोलने लगता है और जंगशा ये कह के चला जाता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। इतना कहने के बाद जो हमारा जंगशा होता है वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। तो जो हमारी मैडम जिन होती है ना तो वो कहती है कि वो क्या आपके हस्बैंड है। तो जो हमारा विंग होता है ना वो कहता है कि वो मेरा एक्स हस्बैंड है और मैंने आयुन को अकेले ही पाला है। ये बात सुन के जो हमारी मैडम जिन होती है बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है हमारी विंग से। फिर इसके बाद जो हमारी मैडम जिन होती है विंग से बातें करने लगती है, जब बातों ही बातों में मैडम जिन विंग से कहती है कि मैं अभी किसी का वेट कर रही हूँ जिसके आने के बाद हम दोनों बच्चों की मैरिज फिक्स कर देंगे और एंगेजमेंट भी जल्द से जल्द करवा देंगे। जिस बात को सुन के हमारा विंग भी हाँ में सिर हिलाता है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में जिलियन और आयुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर आयुन जिलियन से बहुत सारी बातें कर रहा होता है और बातों ही बातों में जो हमारा आयुन उतना अपने कपड़ों में से फ्लावर्स निकालता है और जिलियन को देने लगता है, जिस वजह से जो हमारा जिलियन उतना ब्लश करने लगता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो हमारा आयुन उतना वो तो जिलियन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी जो हमारा जिलियन उतना बहुत ज़्यादा खुश होकर आयुन को हक कर लेता है और उसके एड्स में कहता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है और वो सरप्राइज़ मैं तुम्हें शादी के बाद दूंगा। जिस बात को सुन के जो हमारा आयुन उतना वो कहता है कि मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा। तो हमारा जिलियन उतना ब्लश करने लगता है क्योंकि आयुन ने ये बात उसके कान में कही होती है, जिस वजह से उसका चेहरा पूरा टमाटर की तरह रेड हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है जिसे देखकर जो हमारा जिलियन होता है उसे देखकर ग्रेट करने लगता है और जो हमारा आयुन होता है वो भी उसे देखकर ग्रेट करने लगता है। यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर इसके बाद हमें मैडम जिन को दिखा जाता है जिसके पास जिलियन आता है और कहता है कि माँ बाबा आ गए। जिस बात को सुन के जो हमारी मैडम जिन होती है उनके चेहरे पर एक स्माइल हो जाती है। फिर हमारी मैडम जिन विंग से कहती हैं कि लगता है जिलियन के बाबा आ गए। जिस बात को सुन के हमारा विंग भी स्माइल करने लगता है और हमारी मैडम जिन की तरह वो भी दरवाजे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे जैसे ही दरवाज़ा खुलता है हमारे सामने लांगवान जी की एंट्री होती है, जिसने वाइट रंग के रोब्स पहने होते हैं। बिना एक्सप्रेशन लेस उसका फेस होता है और उसके फॉरहेड पे एक फॉरहेड रिबन बंधा होता है और उसके हाथ में बीचन होती है, जिसे देख के जो हमारा विंग होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसके मुंह से एक आवाज़ निकलती है लांजान। जिस आवाज़ को सुन के जो हमारा लांगवान जी होता है वो विंग की तरफ देखने लगता है और वो भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।